हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज रोहित सेमवाल। तो लास्ट क्लास तक ना हम लोगों ने समझ लिया था कि किस तरीके से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके बाद हमने समझा था कि क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं और उनका क्या रोल है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर। और हमने समझा था कि किस तरीके से सर्च इंजन का यूज आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप इज रजिस्ट्रेशन, सेकंड स्टेप इज कैटलॉग मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर ही कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि जब तक आप प्रोडक्ट ऐड नहीं करोगे, सर्विसेज की कैटलॉगिंग नहीं करोगे, तब तक आप उन कैटेगरीज में डील नहीं कर सकते। उनमें ना ही कोई टेंडर सॉफ्टवेयर आपको दिखाएगा, ना ही उससे रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन सॉफ्टवेयर आपको करने देता है। तो देखिए जेम का इकोसिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। कैटेगरी जेम ने बना दी है, उसके बाद कैटेगरीज को क्वाड्रेंट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। सेलर प्रोडक्ट अपलोड करता है और बायर खरीदता है। कैटेगरी बनी हुई है, प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, तो बायर प्रोक्योरमेंट कर ही नहीं सकता। अब कैटलॉग क्या होता है, देखिए जैसे आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे जाते हैं और आपको कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है। अगर आपको एक बैग खरीदना है तो आप अमेजॉन पे जाते हैं और बैग टाइप करते हैं, तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के बैग दिखाना स्टार्ट कर देता है विद मल्टीपल ब्रांड्स विद देयर स्पेसिफिकेशंस एंड इमेजेस भी आपको देखने को मिलती है। तो आप क्या करते हो, जो भी आपको पसंद होता है उस पर ऑर्डर प्लेस कर देते हो। तो जो वो इमेजेस, जो वो प्राइजेस, जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस आपको वहां पे देखने को मिलते हैं, तो वो ना तो अमेजॉन ने अपलोड कर रखे होते हैं, ना ही फ्लिपकार्ट ने अपलोड कर रखे होते हैं। वो उन सेलर्स ने अपलोड कर रखे होते हैं जो उस प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो कुछ उसी तरीके का कैटलॉग मैनेजमेंट ना गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर भी होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैटलॉग मैनेजमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस भी एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और सारी ही फंक्शनैलिटी कैटलॉगिंग बेस्ड है। अगर आपको कोई टेंडर पार्टिसिपेट करना है तो उसके लिए भी कैटलॉगिंग करनी पड़ती है, आपको किसी डायरेक्ट ऑर्डर पे वर्क करना है तो उसके लिए भी कैटलॉगिंग के ऊपर आपको वर्क करना पड़ता है। तो ये समझना ना बहुत जरूरी है कि जेम पे किस तरीके से कैटलॉग मैनेजमेंट आप कर सकते हो। तो सॉफ्टवेयर ही कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि जब तक आप कोई भी प्रोडक्ट ऐड नहीं करोगे, जो लोग प्रोडक्ट में डील करते हैं जब तक वो प्रोडक्ट ऐड नहीं करेंगे, कोई भी टेंडर सॉफ्टवेयर आपको नहीं दिखाएगा। जो लोग सर्विसेज में डील करते हैं, अगर वो जब तक सर्विस लिस्ट नहीं करेंगे, तब तक कोई भी सर्विसेज का टेंडर सॉफ्टवेयर आपको नहीं दिखाता है। तो समझेंगे कि किस तरीके से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर आप कैटलॉग मैनेजमेंट कर सकते हो। जेम पे प्रोडक्ट अपलोड करने के ना दो तरीके हैं, एक है पेयरिंग क्लोनिंग, दूसरा है फ्रेश प्रोडक्ट लिस्टिंग। पेयरिंग क्लोनिंग दोनों ही सेम चीज है और फ्रेश प्रोडक्ट लिस्टिंग एक अनदर वे है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर कैटलॉगिंग करने का। तो आज की हम इस क्लास में समझेंगे कि पेयरिंग क्लोनिंग गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे किस तरीके से वर्क करती है और किस तरीके से आप पेयरिंग क्लोनिंग का यूज कर सकते हो। तो पेयरिंग क्लोनिंग जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो प्रोडक्ट मार्केट पे अवेलेबल है, मतलब जेम पे जो प्रोडक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर आप उन्हें अपनी कॉपी कर सकते हो, अपने प्रोफाइल में कॉपी क्लोन करना चाहते हो, तो वो आप किस तरीके से कर सकते हो। दूसरा, पेयरिंग क्लोनिंग आप कहां पे कर सकते हो, देखिए क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 2 में आप पेयरिंग क्लोनिंग नहीं कर सकते। क्वाड्रेंट 1 में तो रीसेलर अलाउड ही नहीं है। क्वाड्रेंट 2 में आप पेयरिंग क्लोनिंग तब कर पाएंगे जब आपको ओईएम से ऑथराइजेशन मिल जाती है। क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4 में आप एक्टिवली पेयरिंग क्लोनिंग कर सकते हो। जितने भी अनब्रांडेड प्रोडक्ट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अवेलेबल हैं, उनको आप कॉपी क्लोन कर सकते हो। क्वाड्रेंट 2 में तब कर पाओगे जब आपको ऑथराइजेशन ओईएम से मिल जाएगा। तो समझते हैं कि पेयरिंग क्लोनिंग किस तरीके से वर्क करती है और किस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल में पेयरिंग क्लोनिंग का यूज करके प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो लॉगिन करने के बाद इस तरीके से सर्च इंजन आपको देखने को मिलता है। जिस भी कैटेगरी में आपको प्रोडक्ट ऐड करना है, आप क्या करोगे, उस कैटेगरी को ओपन करोगे। अज्यूम कर लेते हैं कि हमें चेयर ऐड करना है, तो चेयर वाली कैटेगरी में आप जाओगे। सबसे पहले चेक करोगे कि कौन से क्वाड्रेंट में है। क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 2 में तो नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेंट 1 में कर नहीं सकते। क्वाड्रेंट 2 में तब कर पाओगे जब आपके पास ओईएम से ऑथराइजेशन होगा। क्वाड्रेंट 3 में है तो मतलब किया जा सकता है। मैंने बताया था, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको अनब्रांडेड का ऑप्शन जेम की तरफ से बाय डिफॉल्ट देखने को मिलता है। तो क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4 में अनब्रांडेड प्रोडक्ट जितने भी हैं, सारे ही आप लिस्ट कर सकते हो, किसी से भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है।
तो यहाँ पे NA आप ढूंढ लोगे। NA मतलब नॉट एप्लीकेबल या नॉट अवेलेबल, जो भी आप कंसिडर कर रहे हो। NA या फिर अनब्रांडेड से आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे। तो ये अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स मेरे सामने आ गए। जिस भी प्रोडक्ट को आप अपनी प्रोफाइल में ऐड करना चाहते हो, आप क्या करोगे, उस प्रोडक्ट को ओपन कर लोगे। अज्यूम कर लेता हूं कि हमें इस प्रोडक्ट को ऐड करना है, तो मैंने इसे ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद मैंने बताया था हर एक प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पे सेल दिस आइटम का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है इन क्वाड्रेंट 3 कैटेगरी। आप क्या करोगे, इस सेल दिस आइटम पे क्लिक करोगे। यहाँ पे इस सेल दिस आइटम का जो रोल है ना, वो स्टार्ट हो जाता है। आप इस पे क्लिक करोगे तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, एक पॉपअप आपके सामने देता है, अ जेम कैटलॉग एग्जिस्ट विद दिस जेम कैटलॉग आईडी, डू यू वांट टू पेयर विद इट। इसका मतलब ये है कि इस प्रोडक्ट के जो इमेजेस हैं, इस प्रोडक्ट के जो पैरामीटर्स हैं, तो जब आप पेयरिंग क्लोनिंग स्टार्ट करते हो तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, इस प्रोडक्ट का एक क्लोन आपकी प्रोफाइल में बनाना स्टार्ट कर देता है। तो जब आप इसे ओके करोगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले यहाँ पे सॉफ्टवेयर हमसे ऑथराइजेशन नंबर मांग रहा है। तो ये तो है हमारा क्वाड्रेंट 3 का प्रोडक्ट। एक मैं क्वाड्रेंट 4 का प्रोडक्ट भी ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको डिफरेंस बता सकूं। जैसे ये मेरा क्वाड्रेंट 4 का प्रोडक्ट है, इसमें भी सेल दिस आइटम का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। इस पे भी मैंने सेम प्रोसेस किया, ओके किया। अब यहाँ पे मेरे पास दो प्रोडक्ट है अवेलेबल, एक है मेरा क्वाड्रेंट 3 का चेयर और दूसरा क्वाड्रेंट 4 का ब्रूम। तो क्वाड्रेंट 4 जब हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं और क्वाड्रेंट 3 का प्रोडक्ट ऐड करते हैं, तो क्वाड्रेंट 3 में हमें क्या नोटिस करने को मिल रहा है कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर सबसे पहले हमसे ऑथराइजेशन नंबर मांग रहा है। और ऑथराइजेशन नंबर के आगे ना यहाँ पे मैंडेटरी स्टार लगा हुआ है, मतलब डालना जरूरी है ऑथराइजेशन नंबर। बट इन क्वाड्रेंट 4 कैटेगरी यहाँ पे ऑथराइजेशन नंबर की डिटेल्स या फिर वो ऑप्शन सॉफ्टवेयर हमसे मांग ही नहीं रहा, पूछ ही नहीं रहा। तो मैंने बताया था कि क्वाड्रेंट 4 कैटेगरी सबके लिए ओपन है, किसी भी ऑथराइजेशन की जरूरत आपको नहीं होती। तो यहाँ पे आप ऑथराइजेशन नंबर की डिटेल्स आपको डालनी होती है। तो जो भी आपका ऑथराइजेशन नंबर, अगर कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट आप ऐड कर रहे हैं या फिर किसी ऐसे ओईएम का प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं जिसका ओईएम जेम पे अवेलेबल है, तो जो ऑथराइजेशन डिटेल्स उन्होंने आपको प्रोवाइड कराई है वो आप यहाँ पे डालोगे। बट अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो, अनब्रांडेड कर रहे हो या फिर जिसका ओईएम जेम पे नहीं है, तो आप यहाँ पे कुछ भी डिटेल डाल दो, फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्ट आपका पब्लिश हो जाता है। कोई भी रैंडम डिटेल्स डाल सकते हैं, अपनी कंपनी का नाम भी डाल सकते हैं, कोई भी डेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं उस केस में जब आप अनब्रांडेड प्रोडक्ट ऐड करते होते हैं। फिर यहाँ पे ऑप्शन आता है कंट्री ऑफ ओरिजिन। तो जेम पे ना चाइना नहीं आता कंट्री ऑफ ओरिजिन, बाकी सारे कंट्री आती है। तो चाइना जब मैं यहाँ पे सर्च करूंगा तो नहीं आता। बाकी आप करोगे इटली तो आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया करोगे तो आ जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स यूनाइटेड किंगडम करोगे तो आ जाएगा, बट चाइना नहीं आता। तो इंडिया है तो इंडिया। इंडिया जब आप सेलेक्ट करते हो ना, तो एक एडिशनल आपके ऑप्शन आपके सामने ओपन होता है, डू यू वांट टू डिक्लेयर लोकल कंटेंट एज पर मेक इन इंडिया पॉलिसी। लोकल कंटेंट सबको समझ में आता है। लोकल कंटेंट का मतलब ये है कि आप उस प्रोडक्ट को इंडिया में कितना बना रहे हो, मतलब वो प्रोडक्ट आप इंडिया में कितना मैन्युफैक्चर कर रहे हो। तो लोकल कंटेंट क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है इंडिया में कितना बन रहा है। मतलब मान लीजिए कि मैं एक एसी को बनाता हूँ और एसी को बनाने में 10 कंपोनेंट यूज होते हैं। 10 कंपोनेंट में से मैं 8 कंपोनेंट इंडिया में बना रहा हूँ और 2 कंपोनेंट मैं किसी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करता हूँ। तो मेरा लोकल कंटेंट कितना हुआ, 8 कंपोनेंट। 8 कंपोनेंट मतलब 80%। तो जितना भी आपका लोकल कंटेंट है वो आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना होता है। तो जब मैंने यहाँ पे यस किया, तो जिस भी सेलर ने इस प्रोडक्ट को ओपन अपलोड किया था, जिसको हम पेयर कर रहे हैं, उसने लोकल कंटेंट ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखा है। तो यहाँ पे लोकल कंटेंट ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, इसलिए फ्रीज हो रखा है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। उसके नीचे आप आओगे तो यहाँ पे एमआरपी आपको देखने को मिलता है। एमआरपी इसकी कितनी है, 3599। अगर आपको लगता है कि इस प्रोडक्ट की एमआरपी 4000 होनी चाहिए थी, 4500 होनी चाहिए थी या 3000 होनी चाहिए थी, तो यहाँ पे ना रिक्वेस्ट एमआरपी चेंज का ऑप्शन आता है। अगर जो भी आपको यहाँ पे लगता है कि 3000 होनी चाहिए थी या 4000 होनी चाहिए थी, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। और यहाँ पे उसके अगेंस्ट में आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी देना होता है, जहाँ पे जैसे जो भी आप क्लेम कर रहे हो कि हमारे प्रोडक्ट की एमआरपी इतनी नहीं इतनी है,
तो उसका आपको सपोर्टिंग प्रोडक्ट का वो भी देना होता है, सपोर्टिंग एमआरपी प्रूफ भी देना होता है, जहां से जेम की टीम वैलिडेट कर पाए कि आप जो बोल रहे हो वो सही है कि नहीं। तो जो भी एमआरपी प्रूफ आपके पास अवेलेबल है आप यहाँ पे अपलोड कर दोगे, बट एमआरपी ना आप किस केस में चेंज करा पाओगे, ये नोटिस करने वाली बात है। देखिए, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी एमआरपी पूरे पैन इंडिया में स्टैंडर्ड है। मान लीजिए आप कोई सैमसंग का फोन सेल कर रहे हैं जिसकी एमआरपी 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपीज। तो उसकी एमआरपी ना पूरे पैन इंडिया में सेम होगी। ऐसा नहीं होगा कि दिल्ली में अलग होगी, बिहार में अलग होगी, मुंबई में अलग होगी। सब जगह वो 1.5 लाख रुपए के एमआरपी के साथ ही बिकता है। तो उसमें अगर आपको लग रहा है ना कि किसी ने वो 120 की डाल रखी है या फिर 170 की डाल रखी है, तो उसे तो आप गलत प्रूव कर दोगे, वो अपडेट भी हो जाएगा। बट कोई ऐसा प्रोडक्ट जो जिसकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, अनब्रांडेड प्रोडक्ट जैसे हो गया, कोई फर्नीचर मैन्युफैक्चरर अपने इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो वो उसके एमआरपी कुछ भी रखे, उसको आप गलत प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो उसमें टाइम वेस्ट ना करके आप उसमें ना अप्लाई करें। ऐसे प्रोडक्ट में करें जो स्टैंडर्ड है, जो आपको पता है कि वो सामने वाला गलत है, तो वो इजीली अपडेट हो जाता है। तो जितना भी एमआरपी है यहाँ पे ऑलरेडी अपडेटेड है। अब यहाँ पे आपको अपना ऑफर प्राइस देना है। तो जेम पे ये रूल है कि जितना भी एमआरपी होता है ना, उसका 10% लेस करके आपको ऑफर प्राइस देना होता है मिनिमम। मतलब अगर मैं यहाँ पे 3500 डालने की कोशिश करूंगा, तो सॉफ्टवेयर मुझे यहाँ पे एरर दे देता है कि ऑफर प्राइस नीड्स टू बी एटलीस्ट 10% लोअर देन दी एमआरपी। तो आपका एमआरपी जितना भी है, मिनिमम 10% का डिस्काउंट आपको देना ही देना होता है आपकी एमआरपी के ऊपर। प्लस जेम ने क्या कर रखा है, हर एक कैटेगरी में ना एक रेंज डिसाइड कर रखी है कि मिनिमम कितने प्राइस का प्रोडक्ट आप इस कैटेगरी में डाल सकते हो और मैक्सिमम कितने प्राइस का प्रोडक्ट आप इस कैटेगरी में डाल सकते हो। तो इस कैटेगरी की जो रेंज है ना, वो कितनी है यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, 1500 से लेकर 38,000 तक। तो इस कैटेगरी में ना ही 1500 से कम का प्रोडक्ट आप कोई डाल सकते हो, ना ही 38,000 से ज्यादा का प्रोडक्ट आप इस कैटेगरी में कोई डाल सकते हो। तो हर एक कैटेगरी की ना रेंज अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि हर एक कैटेगरी की रेंज सेम होगी। चेयर की कैटेगरी, इस कैटेगरी की रेंज ये है तो टेलीविजन की अलग होगी, हर एक कैटेगरी की अलग होती है। तो जब उस कैटेगरी में आप प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हो ना, तो इस सेक्शन में उस कैटेगरी की रेंज आपको देखने को मिल जाती है। फिर यहाँ पे नीचे ऑप्शन है टेरिटरी का। आपको जेम पे बताना होता है कि आप इस प्रोडक्ट को कौन सी लोकेशन के लिए सेल करना चाहते हो। तो यहाँ पे जो भी आप प्राइस है 10% लेस करके यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। उसके बाद मेरे को लोकेशन बतानी है कि मैं इस प्रोडक्ट को कौन सी लोकेशन में सेल करना चाहता हूँ। अगर आप ऑल इंडिया करना चाहते हैं तो एक एक करके ये सारे ही रीजन आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। अगर आप कोई पर्टिकुलर स्टेट में करना चाहते हो, जैसे आप दिल्ली करना चाहते हो, तो दिल्ली मैंने सेलेक्ट कर लिया। दिल्ली के साथ साथ आप राजस्थान करना चाहते हो तो मैंने राजस्थान सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे ना डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन भी आता है। मैं चाहता हूँ कि मैं महाराष्ट्र पूरा ना करके मैं खाली मुंबई और पुणे में डील करूँ, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन भी आता है। मैं खाली मुंबई और पुणे भी पिक कर सकता हूँ। तो होगा क्या, सॉफ्टवेयर क्या करेगा कि जो भी बायर दिल्ली, राजस्थान और इन दो डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल होंगे, या फिर इन दो डिस्ट्रिक्ट में और इन दो स्टेट में रजिस्टर्ड होंगे, खाली उन्हीं को मेरा प्रोडक्ट दिखाएगा। बाकी लोकेशन के बायर्स को सॉफ्टवेयर मेरा प्रोडक्ट दिखाएगा ही नहीं। तो सॉफ्ट आप क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लोकेशन डिसाइड कर सकते हो। तो सॉफ्टवेयर उसी एरिया के जो बायर्स हैं उन्हीं को आपका प्रोडक्ट दिखाता है। कभी कभार लोग मिस्टेक क्या करते हैं कि जब उन्हें डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होता है तो वो यहाँ पे ऊपर पहले स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर नीचे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं। तो जब आपने स्टेट सेलेक्ट कर लिया ना, तो डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाता है, तो वो ऑप्शन सॉफ्टवेयर नहीं देगा। तो जहां पे आपको डिस्ट्रिक्ट करना है तो ऊपर आपको स्टेट सेलेक्ट नहीं करना पहले। फिर नीचे ऑप्शन आता है यहाँ पे स्टॉक का। आपको यहाँ पे बताना होता है कि आपके पास इस मटेरियल का कितना स्टॉक है। तो जितना भी स्टॉक आपके पास अवेलेबल है आप यहाँ पे डिक्लेयर करोगे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है कि मिनिमम क्वांटिटी पर कंसाइनी, मतलब मिनिमम कितनी क्वांटिटी का आप ऑर्डर एक्सेप्ट करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि मिनिमम मैं 10,000 क्वांटिटी का ही ऑर्डर एक्सेप्ट करूंगा, उससे कम का नहीं करूंगा। तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, जो भी बायर 10,000 या फिर 10,000 से ज्यादा का ऑर्डर बना रहा होगा, उसी को मेरा प्रोडक्ट दिखाएगा। कम के जो बायर्स हैं, मतलब कम क्वांटिटी के जो ऑर्डर्स कर रहे हैं बायर्स, उनको सॉफ्टवेयर मेरा प्रोडक्ट नहीं दिखाएगा। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप डालना चाहें, मिनिमम क्वांटिटी पर कंसाइनी अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो।
उसके बाद है यहाँ पे लीड टाइम फॉर डायरेक्ट परचेज। लीड टाइम फॉर डायरेक्ट परचेज का मतलब ये रहता है कि अगर आपके पास जेम पे कोई भी ऑर्डर आएगा तो उसे आप कितने दिन में डिस्पैच करोगे, कितने दिन में आप उसे एक्शन में लोगे। तो जेम पे आपको जो भी ऑर्डर आते हैं या फिर कोई भी ऑर्डर आपको आता है ना, तो मिनिमम 50 डेज आपको मिलते हैं। मिनिमम 15 डेज आपको मिलते ही मिलते हैं उस ऑर्डर के एग्जीक्यूशन के। मैक्सिमम आपके बायर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको 30 डेज दे रहे हैं कि 45 डेज दे रहे हैं। बट वो जो 15 डेज का जो टाइम साइकिल है ना, उसे वो रिड्यूस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप कुछ भी डालो, एक दिन डालो, 2 दिन डालो, इसका कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो। सेव एंड प्रोसीड करोगे। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद रिव्यू टर्म्स एंड कंडीशन करोगे, और यहाँ पे आप कैप्चा डाल के इसे पब्लिश कर दोगे। तो जैसे ही मैंने इसे पब्लिश किया तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया पब्लिश का। तो इट मीन्स ये जो प्रोडक्ट है मेरी प्रोफाइल में पब्लिश हो गया। तो अब आप ये प्रोडक्ट अपने प्रोफाइल में किस तरीके से चेक कर सकते हो। तो जब आप लॉग इन करते हो अपनी प्रोफाइल में, तो यहाँ पे कैटलॉग का ऑप्शन आता है। कैटलॉग में जाने के बाद प्रोडक्ट्स में जाएंगे आप, और यहाँ पे सर्च माय ऑफरिंग में जाएंगे। सर्च माय ऑफरिंग में जाने के बाद जैसे अभी हमने ये प्रोडक्ट ऐड किया, तो यहाँ पे मेरे को देखने को मिल रहा है 3000 रुपीज में हमने ऐड किया। अब इसको आप ओपन करके भी देख सकते हो। तो ये मैंने ओपन किया तो ये प्रोडक्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि हमने तो इसे 3000 में ऐड किया था, यहाँ पे ये 1500 प्राइस दिखा रहा है। तो होता क्या है कि जैसे हमने इस प्रोडक्ट को कॉपी क्लोन किया था, वैसे ही मार्केट में और भी सेलर्स इस प्रोडक्ट को कॉपी क्लोन करते हैं। किसने किस प्राइस के लिए किया हुआ है वो आप देख सकते हो सकता है कि ये जो प्राइस हो दूसरी लोकेशन के लिए। तो यहाँ पे ना व्यू ऑल सेलर्स का ऑप्शन आता है, यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो कि कौन से सेलर ने कौन सी लोकेशन के लिए कितना प्राइस में लिस्टिंग कर रखा है। तो जैसे ये 1500 का प्राइस है, ऑल इंडिया के लिए है। हमारा जो लिस्टिंग है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, प्लस एक और जो सेलर है उसने भी यहाँ पे लिस्टिंग किया हुआ है। तो नॉर्मली आप यहाँ पे जाके देख सकते हो कि कौन सा सेलर कौन सी लोकेशन के लिए कितने में सेल कर रहा है। तो अब बारी आती है कि कौन सा प्रोडक्ट आप ऐड कर सकते हो और कौन सा प्रोडक्ट आप ऐड नहीं कर सकते। देखिए, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4 में जितने भी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं अनब्रांडेड, सबको ही आप अपनी प्रोफाइल में ऐड कर सकते हो, किसी से भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ब्रांड में कौन सा प्रोडक्ट आप ऐड कर सकते हो, कौन सा नहीं कर सकते हैं, वो समझ लेते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 प्रोडक्ट ओपन कर रहा हूँ। एक हमारा ये आरव ब्रांड का हो गया। दूसरा ये हो गया आर्टिफिक्स ब्रांड का। और तीसरा हो गया ये हमारा अनब्रांडेड। तो ये 3 प्रोडक्ट मैंने ओपन किए हैं, एक आर्टिफिक्स, एक आरव और एक अनब्रांडेड। तो जिस प्रोडक्ट के ऊपर ना देखिए, कोई भी प्रोडक्ट आप ओपन करते हो ना, हर एक प्रोडक्ट में आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एक रीसेलर नॉट वेरीफाइड बाय ओईएम और कैटलॉग नॉट वेरीफाइड बाय ओईएम। या तो ये वेरीफाइड होंगे या तो ये नॉट वेरीफाइड होंगे। जिस केस में ये दोनों चीज नॉट वेरीफाइड है, तो उसको आप कॉपी क्लोन कर सकते हो, चाहे वो ब्रांडेड हो चाहे अनब्रांडेड हो। जैसे कि ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है आरव, बट इस केस में भी ना ये दोनों ही चीजें नॉट वेरीफाइड है। तो इट मीन्स कि इनका जो ओईएम है, मतलब जो भी इस ब्रांड का ओईएम है, वो जेम पे अवेलेबल नहीं है। अगर है तो उन्होंने अपना ओईएम पैनल नहीं दे रखा। तो जब तक कोई भी अपना अपना ओईएम पैनल नहीं लेता, तो उस ब्रांड के जो प्रोडक्ट्स है ना, वो ओपन होते हैं, कोई भी उसे कॉपी क्लोन कर सकता है विदाउट देयर परमिशन। तो आप भी सेल दिस आइटम करके इसके इसको आप अपनी प्रोफाइल में कॉपी क्लोन कर सकते हैं। बट जिस केस में ये दोनों चीजें नॉट वेरीफाइड नहीं होती, मतलब वेरीफाइड होती हैं,
तो उस केस में आपको रिस्पेक्टिव ओईएम से परमिशन लेनी पड़ेगी, तब आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो कुछ इस तरीके से पेयरिंग क्लोनिंग का यूज करके आप प्रोडक्ट की कैटलॉगिंग अपनी प्रोफाइल में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे कि आप फ्रेश प्रोडक्ट किस तरीके से अपलोड कर सकते हैं, जहां पे आप चाहते हैं कि जो मार्केट प्लेस में अपलोडेड प्रोडक्ट्स हैं उनको आप कॉपी ना करें, खुद का नया प्रोडक्ट क्रिएट करें, अपने इमेजेस यूज करें, अपने टेक्निकल पैरामीटर्स यूज करें, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम फ्रेश प्रोडक्ट अपलोड करना सीखेंगे कि वो किस तरीके से वर्क करता है। तो अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है आपको, आप मुझे मेल कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।